हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अनुज आज आपके साथ टेट के जो मनोविज्ञान का सिलेबस है वो मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना सिलेबस के आप ये नहीं समझ पाते कि इस मनोविज्ञान के सब्जेक्ट में हमें आखिर पढ़ना क्या है। और साथ ही साथ क्या है कि बहुत सी चीज़ें बहुत किताबों में अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं, तो ये समझ पाने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक एक टॉपिक जो होगा उसके अंदर का सब टॉपिक्स जो होंगे उन सब के बारे में विस्तार से डिस्क्राइब करूँगा। तो दोस्तों अंत तक देखिए वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो टेट का मनोविज्ञान का सिलेबस है उस सिलेबस में मैं महत्वपूर्ण 1 to 1 करके लेके आ रहा हूँ कि पूरा सिलेबस पहले समझिए, फिर कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और हर एक टॉपिक से लगभग 1 से 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मनोविज्ञान के विकास का क्रम। मनोविज्ञान के विकास का क्रम का मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आ रही हैं वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ। इसके अंतर्गत कि मनोविज्ञान पहले सबसे प्रथम मनोविज्ञान की शुरुआत किसने की, मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, साथ ही साथ किस शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया है और उन शताब्दियों के अंतर्गत मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। नंबर दूसरी बात करें कि यार मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, कि मनोविज्ञान के कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय हैं, है ना। संरचनावादी कौन है, चेतना का संप्रदाय मानने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। तो लगभग 7 से 8 प्रमुख संप्रदाय हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप कह लीजिए टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अधिगम। अधिगम मतलब आप कहते हैं अंग्रेजी में इसको लर्निंग। अधिगम में आपको क्या क्या बातें जाननी है। देखिए अधिगम का अर्थ कि अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कौन कौन से प्रमुख कथन दिए हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद अधिगम के वक्र क्या होते हैं, अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अधिगम के सिद्धांत। बहुत से सिद्धांत हैं अधिगम के, ठीक है। तो उन सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, चाहे वो थांडाइक हों, चाहे पावलॉव हों, चाहे हल हों, ठीक, स्किनर हों। इन सब के जो है अलग अलग सिद्धांत है, वो सब सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कि बुद्धि। देखिए बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि से संबंधित प्रमुख कथन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। इसके बाद के लिए बुद्धि कितने प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है। इसके बाद देखिए बुद्धि लब्धि, इससे तो एक प्रश्न ऐसा हुआ ही नहीं है कि अभी तक 2011 से लेके जितने भी टेट हुए हैं उनमें ना आया हो, जिसको आप IQ कहते हैं, है ना। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। और बुद्धि लब्धि हर किसी की अलग अलग होती है, तो वो एक पूरी क्राइटेरिया है कि किस किस आधार पर कितने रेंज को किस प्रकार की बुद्धि लब्धि बताई गई है। नेक्स्ट अगला है कि प्रमुख वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के कथन कि बुद्धि से संबंधित किसने क्या बात कही है। अगली बात करें कि सिद्धांत, वही बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, तरल एवं ठोस का सिद्धांत। ये प्रमुख जो सिद्धांत है वो सब सिद्धांत इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं। इसके बाद इसी में एक टॉपिक है परीक्षण भी है बुद्धि में ही, कि जो कौन कौन से बुद्धि से संबंधित परीक्षण हुए हैं। जैसे बिने साइमन परीक्षण हुआ है ना, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण हुआ है, जो कि बुद्धि के 2 प्रकार के हैं, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इनके बारे में आपको जानना है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसको कहते हो आप अंग्रेजी में पर्सनैलिटी। तो इस व्यक्तित्व में आपको कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत कैसे हैं, कि व्यक्तित्व को भिन्न भिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार का बताया है ना। किसी ने 2 प्रकार का व्यक्तित्व बताया, किसी ने 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, स्प्रेंगर हो गए, सेल्डन हो गए, है ना। तो इन लोगों ने अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया। व्यक्तित्व निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, टैट हो गया, कैट हो गया, एससेट हो गया, शाही धब्बा परीक्षण हो गया। तो ये सब जो है वो व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां कह लीजिए आप, इसमें परीक्षण आते हैं। तो ये जो मुख्यतः 3 टॉपिक हैं आप कह लीजिए प्रारंभ से, या मैं कह दूं तो 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि दोस्तों सच में मैं बता दूं आपको, जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है कि लगभग 10 से 15 प्रश्न तो लगभग आप ये समझ लीजिए इन 5 टॉपिकों में समाहित हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेने हैं, मतलब इसमें इफ़ बट होना ही नहीं है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक बात करते हैं अभिप्रेरणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मोटिवेशन क्या होती है, संगठक किन किन कारकों से मिलकर अभिप्रेरणा बनती है, और साथ ही साथ अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। वही 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य प्रेरणा होती है। तो मोटिवेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जरूर क्वेश्चन बन जाता है टेट में। नेक्स्ट देखिए अगला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं बाल विकास।
बाल विकास में प्रमुख रूप से आप यही समझते हैं कि बाल विकास में अवस्थाएं पढ़नी है, लेकिन प्रारंभ उसका कहाँ से है बाल विकास का? सीधी बात है कि बाल विकास में देखिए वंशानुक्रम एवं वातावरण बाल विकास में उसका अंग है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद वृद्धि एवं विकास, ये कि कैसे वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, एक असलियत में आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखिए विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कि किन किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, जैसे भिन्नता का सिद्धांत है, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत है, ये सब विकास के सिद्धांत हैं। इसके बाद देखिए आप कह सकते हैं अवस्थाएं, ये आपको पढ़नी है कि शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, और साथ ही साथ इन अवस्थाओं में कुछ लोग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कथन दिए हैं, जैसे आंधी एवं तूफान की अवस्था कौन सी है, ठीक है, जीवन का अनोखा काल कौन सा है। तो ये जो है प्रमुख कथन देने वाले मनोवैज्ञानिक भी। और अवस्थाओं में आपको क्या पढ़ना है, अवस्थाओं में कि हर अवस्था के कुछ उपनाम हैं, ठीक, और साथ ही साथ उन अवस्थाओं को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया, और उन अवस्थाओं की विशेषताएं क्या हैं, कि किस अवस्था में बालक, जैसे खिलौने की आयु कौन सी अवस्था है ना, समूह या गैंग बनाने की आयु कौन सी अवस्था में अंतर्गत आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हो आप समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए समावेशी शिक्षा मैं वैसे जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा आपको। समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक, विशिष्ट बालकों का समावेशन होता है ना। सामान्य बालक जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, लेकिन विशिष्ट बालक के अंतर्गत हर प्रकार का वह बालक जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित होता है विशिष्ट बालक कहलाता है। वो सभी प्रकार के बालक हो सकते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, पिछड़े हो, मंद बुद्धि का बालक हो, समस्यात्मक बालक हो, विकलांग हो या सृजनात्मक हो। इन सभी बालकों की कि ये होते क्या हैं, इनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, या किन आधारों पर इनको अलग विभाजित किया गया है, तो ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये मान लीजिए ऐसा निश्चित है कि एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन वैसे तो पूरी एक किताब है, और उसमें से आपको पढ़ना कितना है कि मापन एवं मूल्यांकन होता क्या है, इसमें अंतर क्या है, कि मापन किसको कहते हैं, मूल्यांकन किसको कहते हैं, या यहीं पर एक टॉपिक लिख के आ जाता है कई किताबों में जिसको और नाम लिखा जाता है आंकलन, ठीक है। फिर कितने स्तर का होता है, कि मापन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्नों के प्रकार जो जैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, मिलान वाले प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट है, ये वैसे किताब है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, कि इसमें कक्ष का क्या रूप होना चाहिए, विद्यालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, समय सारणी का रूप कैसा होना चाहिए, पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्रशासन कौन कैसे करेगा, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए स्मृति एवं विस्मृति। स्मृति एवं विस्मृति छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस वही कि स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है, या कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इससे संबंधित कोई भी बात कही हो, कोई कथन कहा हो अपना। इसके बाद रुचि एवं चिंतन, कि चिंतन क्या होता है मेनली, और रुचियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की रुचियाँ होती हैं, कैसे रुचियाँ डेवलप की जा सकती हैं बच्चे में, तो ये सब जानकारी आपको पढ़नी है। निर्देशन एवं परामर्श, देखिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो प्रकार की बातें जो हैं ये लिखा हुआ है, निबंधात्मक और उपचारात्मक, कि वही आप कह लीजिए कि किस प्रकार से आप किसी बालक की समस्या को समझ पाएंगे, और फिर अगर समझ जाते हैं तो फिर उसका समाधान किन किन विधियों या किन किन शिक्षण कौशलों के माध्यम से, या किन शिक्षण सूत्रों के माध्यम से, या किन शिक्षण विधियों के माध्यम से आप कर पाएंगे। तो इन सब का आपको ज्ञान होना है, और मैं कराऊंगा भी। नेक्स्ट अगला टॉपिक है यार व्यक्तिगत विभिन्नताएं। वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब आप कह लीजिए जो व्यक्तित्व आपने टॉपिक पढ़ा है उसी में ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी हैं, कि मनुष्य किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। और आप सब लोग जानते हैं कि इस संसार में या इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, उसमें कोई ना कोई व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जबकि अगर दो लोग भी अगर आप कह लीजिए एक साथ जुड़वा जिनको कहते हैं, वो भी अगर एक साथ पैदा होते हैं तो उनमें भी भिन्नता होती है, ठीक है। कहने के लिए तो मूवी में लिखा होता है कि अब दो दोनों जुड़वा हैं तो एक के मुक्का पड़ रहा है तो दूसरे के भी मुक्का पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सब फिल्मी वाली हैं बातें हैं, लेकिन जो आप कह लीजिए वास्तविक बातें हैं वो ऐसी नहीं होती। हर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, ठीक। इसके बाद देखिए संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखा है, तो यहाँ तक आपके 15 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक लिखा हुआ है प्रमुख शैक्षिक संस्थान। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न जरूर बनेगा टेट में, आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि टेट में इससे ना आया हो। प्रमुख शैक्षिक संस्थान कह लीजिए आपकी NCERT हो गया कि NCERT देखिए एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तरीय पर, दोनों स्तर पर ही आप कह लीजिए शैक्षिक संस्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे NCERT हो गया, NCTE हो गया, है ना, NIOS हो गया, IGNOU हो गया, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान है।
और राज्य स्तर पर आप SCERT संस्थान हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आंग्ल भाषा संस्थान हो गया या हिंदी संस्थान हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्थान हो गया, इन संस्थानों के बारे, मनोविज्ञान शाला हो गई, तो इन संस्थानों के बारे में आपको जानकारी हो कि इनकी स्थापना कब हुई है और ये क्या कार्य करते हैं, ये आपको सब मैं बताऊँगा। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शैक्षिक आयोग, ये इधर लिखा हुआ है, ये आप समझ लीजिए, ये तो सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और प्रमुख शैक्षिक आयोग जैसे कि मैकाले की शिक्षा नीति क्या है, या मैकाले की शिक्षा नीति कब आई, या इसमें फिर कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, वुड का घोषणा पत्र कब आया, इसमें कौन कौन सी बातें हैं, हंटर आयोग कब आया, कोठारी आयोग कब आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, ठीक है, तो ये सब बातें आपको पढ़नी है। महत्वपूर्ण योजनाएं आप समझ लीजिए, जैसे कि मिड डे मील कब हुई, या इसके अंतर्गत क्या है, स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक, तो इनके बारे में और भी बहुत सी हैं, मैंने कुछ ही लिखी हैं। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है पूरा टीचिंग, जिसको शिक्षण कहते हैं। तो ये तो पूरा एक 10 नंबर का आप कह लीजिए, इतना पूरा 10 नंबर का आपके सुपर टेट में सिलेबस है अलग से। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण की कौशल कौन कौन से हैं, जैसे पाठ प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, विधियाँ कौन कौन सी हैं शिक्षण की, ठीक, उन शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे आप कहिए डाल्टन विधि है ना, इसके बाद आप मांटेसरी पद्धति है, तो इन सब के बारे में आपको जानना है। और फिर देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे जो छूट रह जाते हैं, जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक तो आप इसमें पढ़ लेंगे संप्रदाय में, कुछ मनोवैज्ञानिक आप अधिगम में पढ़ लेंगे, कुछ मनोवैज्ञानिक बुद्धि में पढ़ लेंगे, कुछ व्यक्तित्व में पढ़ लेंगे, एक आधे आप अभिप्रेरणा में पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ और ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना इंडिविजुअल रूप से एक अपना सिद्धांत दिया है, तो उन सिद्धांतों को आप अलग से पढ़ेंगे। जैसे कि जीन प्याजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत है, आप कह लीजिए नैतिक विकास का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, ब्लूम का वर्गीकरण है, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ब्लूम का वर्गीकरण है। इसके बाद तो इतनी चीज़ें, कुछ और भी मनोवैज्ञानिक होंगे, वो भी मैं आपको लिख दूंगा, तो मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण है या जो हाईलाइटेड हैं वो मैंने लिखा है। इसके बाद देखिए अंत में है कि NEP, देखिए अभी आपको पता होगा कि NEP आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो NEP से इस बार टेट में आने की संभावना पूरी है प्रश्न की, तो इसलिए NEP के बारे में। इससे पहले जो आप NCF पढ़ते थे 2005, तो हो सकता है उससे भी संबंधित प्रश्न रहे। शिक्षा का अधिकार जो कि है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के बारे में, तो वो किन को मिल सकता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, या संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, इन सब बातों को आपको पढ़ना है। प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, तो जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, और लिखी हैं तो फिर हो सकता है कि कितने प्रकार के पुस्तकों का विभाजन है, तो वो आपको जानना है। और अंत में अगर मैं कहूँ कि अंतिम रूप से अगर मैं कहूँ तो भाषा एवं विचार के बारे में बात करूँ, तो भाषा एवं विचार के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक टॉपिक है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक बात और ध्यान रखना हमेशा कि ये पूरा मैंने टेट के मनोविज्ञान का सिलेबस बताया है आपको, ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों एक बात ध्यान रखिए करिए कि कोशिश ये इस समय अंधा एक पूरा सा चल रहा है कि जिसमें ये ही नहीं पता कि कौन क्या पढ़ाने योग्य रखता है, तो अपना पैमाना हमेशा डिसाइड करके रखिए करिए कि कई ऐसी संस्थाएं भी चल रही हैं जिसमें यही नहीं समझ में आता कि उनको उससे संबंधित कितना अनुभव है। तो आप ये अपने आप में बिल्डअप रख के करिए, एक बनाया करिए और उसी आधार पर आप देखिए। तो ये पूरा सिलेबस जो है, तो योग्य जिसने अनुभव प्राप्त किया हो तो उसी के आधार पर आप उसको इम्पोर्टेंस दिया करिए। चलिए ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये बताना था आपको। तो ये पूरा सिलेबस आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने चाहे किसी भी एक डायरी में मेंशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ठीक, ओके, थैंक यू।